physics. So this is Sonali, your physics tutor, and you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So बच्चों, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो चैनल के साथ बने रहिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, so that you will be familiar and you will understand the physics of 11th and your 12th board. Okay. So currently we are dealing with a topic that is units and measurement. So last 2 क्लासेस से हम डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस पे डिस्कशन कर रहे हैं. सो अब आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर दी है तो उसके डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालते आता है, ये मेरा अजम्पशन है. ठीक है. सो अब लास्ट क्लास में हमने यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखा था कि डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूजेस हमारे सिलेबस में दिए हैं. फर्स्ट यूज हमने देखा था लास्ट क्लास में टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन. अगर कोई फिजिकल इक्वेशन हमारे पास दिया है लोकल लैंग्वेज में फॉर्मूला, तो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, वो डायमेंशनली वैलिड है या नहीं, ये आप प्रूफ कर सकते हो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है. सो हर टर्म के डायमेंशंस निकालो. अगर हर टर्म के डायमेंशंस दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में सेम आते हैं, तो यू कैन से दैट left hand side is equals to right hand side and the equation is dimensionally valid. So in this class now we are going to discuss the second use of dimensional analysis, and is to establish a relation between related physical quantities. ठीक है. So suppose अब अगर हमें 2 से 3 physical quantities दी है, ज़्यादा भी हो सकती है बट 2 या 2 से ज़्यादा, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा. फिजिक्स में रिलेशन क्या होते हैं, 2 ही पॉसिबिलिटी है. अगर हमारे पास सपोज 2 फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, सो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इनवर्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. सो ये जो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप है ये हमें डिराइव करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. अंडरस्टूड. तो आपको एग्जांपल दिया रहेगा जिसमें आपको 2 से 3 या ज़्यादा भी फिजिकल क्वांटिटीज मेंशन रहेगी, तो आपको उनके बीच का रिलेशन जो है वो डिसाइड करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. सो आप फर्स्ट एग्जांपल देखो, अच्छे से समझ के लो. कुछ स्टेप्स है, बस वही स्टेप्स आपको हर एग्जांपल में फॉलो करनी है. बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है. सो ये फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं. सो जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो आप अच्छे से समझ के लो. सेकेंड एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व कर पाओगे. ठीक है. सो सपोज एक कंडीशन हमें दी है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब फिजिक्स में सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एक फिक्स रिजिड सपोर्ट होता है, ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, दिस इज पॉइंट मास दैट वी कॉल्ड एज अ बॉब. ओके. सो ये जो है ये इसकी मीन पोजीशन है, ये यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस होता है, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है. सो ये हो गई एक्सट्रीम राइट, ये हो गई एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन. ओके. सो दिस वे ये कंटिन्यूअसली ऐसे टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, that we called as a oscillatory motion, and oscillatory motion is always periodic in nature. So ये जो भी टाइम होगा oscillation का, it will be a periodic time. So the period of oscillation of simple pendulum जो है, जिसे कैपिटल T से डिनोट किया है, जिसे कैपिटल T से डिनोट किया है, उन्होंने कंडीशन दी है कि वो लेंथ पे डिपेंड है. ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, सपोज इसकी लेंथ है L. ओके. सो ये लेंथ पे डिपेंड है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड है. ठीक है. सो ऐसी कंडीशन हमें दी है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नथिंग इज मेंशन. ये हमें डिसाइड करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है. सो क्या कंडीशन क्या दी है, सबसे पहले आप वो लिख लो. पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सो लेट दैट पीरियड बी डिनोटेड बाय कैपिटल टी. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, लेंथ, स्मॉल एल. So suppose it is directly proportional to small l. अब रेस्ट टू पावर a हम लिखेंगे. ठीक है. ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है. एट द सेम टाइम दे सेड दैट दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू और डिपेंड्स ऑन व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. तो ये इस पे भी डिपेंड है. सो g रेस्ट टू पावर b. ठीक है. और तीसरी टर्म आती है तो रेस्ट टू पावर c, फोर्थ टर्म आती है रेस्ट टू पावर d. ऐसे कंटिन्यू करते जाना है. ठीक है. सो अगर इन दोनों को हम कंबाइनली लिखे, सो आई कैन राइट t इज प्रोपोर्शनल टू L रेस्ट टू पावर a, G रेस्ट टू पावर b. और आपको पता है फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करना है तो आपको एक कांस्टेंट ऐड करना होता है. सो प्रोपोर्शनलिटी साइन विल बी रिप्लेस्ड बाय इक्वालिटी एंड वी विल ऐड वन कांस्टेंट k, और ये हो जाएगा L रेस्ट टू a, G रेस्ट टू b, एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. सो ये स्टेप्स, इतनी स्टेप्स आपको, सेम स्टेप्स आपको हर एग्जाम्पल में फॉलो करना है. सो जो भी डिपेंडेंसी हमें दी थी
वो हमने लिख ली, दैट पीरियड इज डिपेंड्स ऑन लेंथ, इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। सिर्फ सब यहाँ पे जो है पावर आपको देना होगा, सो दैट आगे आपको समझ में आएगा क्यों देना है। तो ठीक है, तो अभी हम फिलहाल स्टेप्स फॉलो करते हैं। सो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने कांस्टेंट से रिप्लेस कर लिया, के, वेयर के इज कांस्टेंट, और ये के जो है ये क्या है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसके कोई डायमेंशन नहीं होते, ये है डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशनलेस। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज दी है हमें, टी, एल एंड जी, इनके डायमेंशंस पुट करना है। ठीक है, सो अब पहले टाइम का डायमेंशन हम पुट करते हैं। टाइम का डायमेंशन क्या होगा, इट विल बी 1 इन टाइम, 0 इन मास एंड 0 इन लेंथ। ओके, सो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0, l0 एंड t1। ठीक है, ये टाइम का डायमेंशन हमने पुट किया। k क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है तो इसके डायमेंशन नहीं होंगे, तो इसे हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे है l, l मतलब है लेंथ, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल L में, और रेस्ट टू पावर है a। ठीक है, g मतलब क्या है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस g इज नथिंग बट a, और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस आपको पता है क्या होते हैं, m0, l1, t-2। ओके, ये g के डायमेंशन हमने पुट किए, और रेस्ट टू पावर b है तो ये है आपका रेस्ट टू पावर b। ठीक है, नाउ फॉलो द स्टेप्स, m0, l0, दिस इज t1 इज इक्वल्स टू दिस k एज इट इज। अब ये a को l रेस्ट टू a हो जाएगा, ये इस पावर को अगर हम ब्रैकेट में इंट्रोड्यूस करें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m0 l रेस्ट टू पावर, ये हो जाएगा l रेस्ट टू पावर b, और ये हो जाएगा t रेस्ट टू पावर -2b। इंडाइसेस के रूल्स आपने मैथ्स में पढ़े हैं 9th-10th में, तो इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में जो जो फिजिकल क्वांटिटी सेम है उनके जो डायमेंशंस है वो हमें इक्वेट करना है। डायमेंशंस मतलब आपको पता है क्या होता है, डायमेंशन इज नथिंग बट पावर टू विच द गिवन फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेस्ट। ओके, सो सी हियर, यहाँ पे m0, ठीक है, इसे हम इसे जो है l रेस्ट टू a, l रेस्ट टू -2b से कंबाइनली लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो, ये हो जाएगा आपका m0, ये l0, ये t1 इज इक्वल्स टू ये k एज इट इज, इसे हम कंबाइनली लिख लेते हैं। नाउ हियर l रेस्ट टू a, हियर l रेस्ट टू b, सो ये क्या हो जाएगा, l रेस्ट टू पावर a प्लस b। ठीक है, m जो है m0, तो ये हो गया आपका m0, और t रेस्ट टू पावर -2b। अब आपको क्या करना है, डायमेंशंस को इक्वेट करना है, तो m रेस्ट टू 0 है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे l रेस्ट टू 0 है, यहाँ पे l रेस्ट टू a प्लस b है, सो आई कैन राइट a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, राइट। अगर a प्लस b इक्वल्स टू 0 है तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा -b। क्या किया मैंने, लेंथ और इधर लेंथ, दोनों के डायमेंशंस को इक्वेट किया। मैंने पहले ही कहा है आपको सेम फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को इक्वेट करना है। अब बचा टाइम, यहाँ पे टाइम है 1, यहाँ पे टाइम का डायमेंशन है -2b, तो आई कैन राइट -2b is equals to 1. Okay, this -2b is equals to 1. I have equated the dimensions of time. So from this I can write b is equals to -1/2. So इससे मुझे b की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे जो ये पावर लिखे थे हमने, l रेस्ट टू a, g रेस्ट टू b, ये क्यों लिखे थे अभी आपको समझ में आएगा। ये हमने निकाल लिया b की वैल्यू, a इक्वल्स टू -b है, यहाँ पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस ऑफ b की वैल्यू है -1/2, सो a की वैल्यू आपको मिल गई 1/2. सो दिस वे यू गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b. सो नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1. सो विद दैट टेल मी, इक्वेशन 1 इम्प्लाई क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1, t इज इक्वल्स टू, ये t इज इक्वल्स टू k l रेस्ट टू पावर L raised to power a. What's the value of a? The value of a is 1/2. Okay, and then g raised to power b. So this is g
रेस्ट टू पावर बी की वैल्यू कितनी है -1/2, ये हो गया -1/2। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं रीअरेंज करके, एल रेस्ट टू 1/2 अपॉन ये जी रेस्ट टू -1/2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा जी रेस्ट टू 1/2। सो टी इज इक्वल्स टू के। नाउ समथिंग रेस्ट टू पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है, जैसे कि square root of x can be written as x raised to 1/2, right? So I can write it combinedly as under root of L by G. Okay? So this way, let this be next equation number 3. Okay? But अब देखो हमें T, L और G में रिलेशन जो है वो डिसाइड करना था. So your time period is directly proportional to square root of length and your time period is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. So we have decided the relation. अब हम साइंटिस्ट तो नहीं है, फिर इट्स अ मैजिक, कैसे हमने रिलेशन डिसाइड कर लिया जस्ट बाय यूजिंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस. सो कितना इंटरेस्टिंग है. हमने सोचा भी नहीं होगा कि जब हमने डायमेंशंस पढ़े थे कि हम डायमेंशंस का ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो सी एक साइंटिस्ट वाली फीलिंग आई होगी कि हमने खुद से रिलेशन डिसाइड किया है. अब यहाँ पे के जो है ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. हम डायमेंशनल एनालिसिस के यूजर स्टडी कर रहे हैं, मतलब इसकी पॉजिटिव साइड्स देख रहे हैं. बट यू नो दैट ईच कॉइन हैज अ 2 साइड्स, तो इसकी नेगेटिव साइड भी है. और डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती है ये आप नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. So you have to determine the value of proportionality constant by doing experiment, and experimentally the value of k is found to be 2 pi. Okay, that you cannot determine by using dimensional analysis. This is the first lacuna or drawback of dimensional analysis. ठीक है. So फिर k की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं जो कि आती है 2 pi. अब ये वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करें तो ये हो जाएगा 2 pi अंडर रूट ऑफ L by G. ठीक है. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4. और अगर आपको नहीं भी पता होगा तो बुक्स देखो या फिर गूगल पे जाके सर्च करो कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है. सो यही फॉर्मूला आपको मिलेगा T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G, वेयर L इज द लेंथ ऑफ दैट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके. सो दिस वे, just following this simple step, you have derived or you have established the relation between a related physical quantity using dimensional analysis. So I hope you got it. Now just take a screenshot of this so that you can write it in your book and we'll see the next example. अब next example जब हम करते हैं तो आप मेरे साथ solve कीजिए और same steps follow कीजिए so that आपकी भी practice होगी. ठीक है. So for the sake of practice, just take a second example. So first of all, understand the condition that is given in example and accordingly will establish the relation. Okay. So what is given? An object is falling freely under a gravitational force. That means it's a case of free fall where the object is falling only under the gravitational force. ठीक है. It's so initial velocity जब वो object fall होगा तो initial velocity u होगी. ठीक है, वो 0 होगी. And when after traveling a distance h, its velocity is v, that is final velocity. Okay. अब उन्होंने कहा है that this velocity v depends on gravitational acceleration g and a distance h. Okay. मतलब क्या दिया है आपको? Velocity depends on gravitational acceleration, velocity depends on distance h. ये दो condition हमें दी है. So accordingly you have to prove this formula v equals to k under root gh. अब relationship हमें dependency दी है but directly और inversely proportional है. Proportional to square root है, square है, ये हमें नहीं पता बट हमें ये फॉर्मूला दिया है जो हमें प्रूफ करना है. ठीक है. यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. सो ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिख ली. ये पावर देना इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा कि वो पावर की वैल्यू हम निकालते हैं जो इसमें पुट करके फाइनली हमें इक्वेशन मिलता है. ठीक है. सो कंबाइनली वी कैन राइट इट एज g raised to a h raised to b. So now proportionality sign can be replaced by a certain constant. So it will be k g raised to a h raised to b and let this be equation number 1. Now you have to follow the same steps and at the same time you have to do it by your own so that आपकी भी practice होगी और आपकी fluency और मतलब आपकी जो एक consistency है या फिर एक जो speed है इस problem को solve करने की वो भी बढ़ेगी. ठीक है. So साथ में solve कीजिए. नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? डायमेंशंस पुट करते हैं. अब k जो है आपका k कांस्टेंट है करके k क्या हो जाएगा? इट विल बी डायमेंशनलेस
quantity. It will not have any dimensions. Okay, so V, G और H ये physical quantities है, हम इसके dimensions पुट करेंगे. Velocity का dimension क्या है आपको पता है, m0 l1 t minus 1 ये dimensionless है, as it is रखो. G मतलब क्या है, G is nothing but your gravitational acceleration. Acceleration की dimension आपको पता है m0 l1 t minus 2 और रेस्ट टू पावर a है तो ये हो गया रेस्ट टू पावर a. h मतलब क्या है, डिस्टेंस और हाइट इज नथिंग बट वी कॉल इट एज अ लेंथ, सो इट विल बी एक्सप्रेस इन लेंथ एंड रेस्ट टू पावर ये b. ठीक है, सो अब इसे हम एक प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट, इस पावर को अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, ये हो जाएगा m0 l1 t रेस्ट टू माइनस 2a. ओके, और ये हो जाएगा l रेज़ टू पावर b. अब जो सिमिलर टर्म्स है उनको हम साथ में लिखेंगे, t माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये k एज इट इज. और अब देखो यहाँ पे m की एक ही टर्म है तो ये एज इट इज रहेगी m0. l यहाँ पे 1 की जगह पे आपको क्या पुट करना है, a. सो l रेज़ टू a, l रेज़ टू b, ये हो जाएगा l रेज़ टू a प्लस b और ये t रेज़ टू हो जाएगा माइनस 2a. ओके, सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करनी है आपको, जो फिजिकल क्वांटिटी सेम है दोनों साइड में उनके डायमेंशंस को इक्वेट करना है. ठीक है, सो मास, यहाँ पे मास दोनों का डायमेंशन 0 है, नो नीड ऑफ राइटिंग. लेंथ, हियर लेंथ, यहाँ पे डायमेंशन है 1, यहाँ पे है a प्लस बी, सो दोनों के डायमेंशन अगर इक्वेट करें सो वी कैन राइट a प्लस बी इक्वल्स टू 1. Now equate the dimension of time. So here t raised to minus 1 minus 2a. So I can write minus 2a is equals to minus 1. That means 2a equals to 1 हो जाएगा. और हमारा एम यही है कि हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल सकती है, क्या हो जाएगी 1/2. अब b की वैल्यू चाहिए, सो इस इक्वेशन में अगर a की वैल्यू पुट करें तो b की वैल्यू मिल जाएगी. b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस a और a की वैल्यू कितनी हमारी 1/2. So 1 minus 1/2, if you solve it, you will again get 1/2. So this is the value of a, this is the value of b. अब ये दोनों वैल्यू उठाओ और इक्वेशन 1 में पुट कर दो. So इक्वेशन 1 implies what is that, v equals to k g raised to power a की वैल्यू कितनी है 1/2 और h raised to power है b की वैल्यू है 1/2. So you know that समथिंग रेज़ टू पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ h. अब इसे मैं कंबाइनली लिख सकती हूँ, k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g इंटू h. ओके, सो लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर. जो भी आपका इक्वेशन नंबर है वो दे दो, ये है आपका इक्वेशन नंबर 4. और अभी आप देखो कि आपको एग्जाम्पल में क्या रिलेशन डिराइव करना था. v is equals to k under root gh and we have proved the same by using dimensional analysis. So this is not a magic, this is just the use of dimensional analysis. So this is the second example, and now again for the sake of practice I am giving you a third example but you have to solve it by your own. मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल देती हूँ, आपको खुद से सॉल्व करना है, दिस इज योर वर्क. बट अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप वो डिफिकल्टी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो कि हमें नहीं जमा, तो फोर्थ क्लास जो है वो स्टार्ट करने से पहले हम इसका सोल्यूशन देखेंगे और फिर आगे का पोर्शन देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स टेक अ थर्ड एग्जांपल एंड सॉल्व इट बाय योर ओन. सो बच्चों ये थर्ड एग्जांपल आपको सॉल्व करना है. द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P ऑफ अ लिक्विड कॉलम डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी D, हाइट h of liquid column and acceleration due to gravity g. So using dimensional analysis you have to derive the formula for pressure. आंसर ये रहेगा, अगर यहाँ पे आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा P इक्वल्स टू एच डी जी. तो k की जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंट से निकाली गई, ऐसे अज्यूम करना है, विच कम्स आउट टू बी यूनिटी 1. सो विल गेट P इक्वल्स टू एच डी जी. ये आंसर है बट ये आपको डिराइव करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, सो यहाँ पे सॉल्यूशन में डिपेंडेंसी आप क्या लिखोगे, P is proportional to what? Density D, so D raised to A is proportional to height, so H raised to B, and it is proportional to acceleration due to gravity, so G raised to C. Okay, so solve it, do it, and if you come across any difficulty, just put your difficulty in the
कमेंट सेक्शन, यू विल डेफिनेटली गेट अ सोल्यूशन, बट डू इट बाय योर ओन। ओके, नहीं जमता है तो मेंशन करो, मुझे इन्फॉर्म करो, हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले इसका सोल्यूशन देखेंगे और फिर आगे का पोर्शन देखेंगे, ठीक है। सो प्रिपेयर इट। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वो क्या है इसके लिए पेशेंस रखो, तब बताएंगे, ठीक है। सो टिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस, थैंक यू।